गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, उसमें हमने बात की, पहले आपको मालूम होगा हमने स्टिमुलाई की बात की थी, उद्दीपन की बात की थी कि उद्दीपन क्या है ना। क्योंकि आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग। ये तंत्रिका आवेग पढ़ने से पहले हमें स्टिमुलाई या उद्दीपन क्या है जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिका के अंदर परिवर्तन होते हैं, उसको पढ़ना जरूरी था। तो हमने इससे पहले आपको स्टिमुलाई पढ़ाया था, उद्दीपन, और स्टिमुलाई से पहले मैंने आपको नर्व सेल की, तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर बताई थी। और हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है उसमें तंत्रिका तंत्र के अंदर जो है मुख्य रूप से जो फंक्शनल यूनिट है उसकी, है ना, केमिकल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, क्रियात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ना और वो कैसे रेस्पॉन्स प्रदर्शित करता है, किस तरह से उद्दीपन से वो प्रभावित होता है, उसके बारे में हम बात करना पहले जरूरी है। उसके बाद हम उसका कंडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे वो उत्तेजित होने के बाद जो उसमें नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो पहले हम इसकी नर्व इम्पल्स की बात करते हैं कि आखिर तंत्रिका आवेग क्या है। तो देखिए, सामान्य भाषा में अगर हम बात करें कि बाहरी वातावरण के, बाहरी या आंतरिक वातावरण के जो उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों के कारण तंत्रिका कोशिका के अंदर होने वाला फिजिकल या केमिकल, जिसको हम कह सकते हैं भौतिक या रासायनिक एक प्रकार का चेंज है, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर वो चेंज क्या करता है, रेस्पॉन्स प्रदर्शित करता है, या तंत्रिका कोशिका के जो विभव है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो हम उसको कह सकते हैं ना, स्टिमुलाई के कारण जो उद्दीपन होता है। तो इसकी अपन डेफिनेशन देंगे किसके अनुसार, एक वैज्ञानिक थे, पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं अपन डेफिनेशन, जैसा मैंने साधारण शब्दों में आपको बताया। तो दो वैज्ञानिक अलग अलग की अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे किसकी, प्रोसेसर के अनुसार या प्रोसर के अनुसार तंत्रिका आवेग किसी उद्दीपन के फलस्वरूप तंत्रिका कोशिका या एक्सोन भाग में होने वाला फिजिकल या केमिकल क्रियाओं का योग है जो तंत्रिका तंतु में फंक्शनल वेव उत्पन्न करता है। तो ये किसने कहा था, पोसर ने। तो हम लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू पोसर, ठीक है। ये जो वैज्ञानिक है पोसर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने क्या कहा, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पोसर ने क्या कहा कि बाहरी उद्दीपनों के कारण या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण तंत्रिका कोशिका में होने वाला क्या, फिजिकल या केमिकल एक प्रकार का चेंज है, जो कि उसके अंदर क्या उत्पन्न करता है, फंक्शनल वेव उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं क्या है नर्व इम्पल्स, अगर हम बात करें, इट इज द केमिकल और फिजिकल चेंज ऑफ न्यूरॉन विच रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक बात हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक या भौतिक परिवर्तन है, न्यूरॉन में होने वाला एक प्रकार का रासायनिक या भौतिक परिवर्तन है, जो किसके द्वारा, विच रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति रेस्पॉन्स से उत्पन्न होता है, ठीक है। बाहरी उद्दीपनों के कारण या उनके उद्दीपन के कारण क्या होता है, ये रेस्पॉन्स शो करता है। तो केमिकल और फिजिकल चेंज है एक प्रकार का, ठीक है, जो क्या करता है, न्यूरॉन के अंदर एक प्रकार की फंक्शनल वेव उत्पन्न करता है, जो हम कह सकते हैं सो इट स्टिमुलेट फंक्शनल वेव इन न्यूरॉन। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, देखिए, फंक्शनल वेव एक प्रकार की क्रियात्मक तरंग है ना, एक तरह से तरंग के समान ये गति करते हुए
चलता है। तो तरंग के समान गति हम कह रहे हैं कि ये किस में उत्पन्न हो रही है, न्यूरॉन में उत्पन्न हो रही है, उसको हम तंत्रिका आवेग कह रहे हैं। किसने कहा था, पोसर ने कहा था, इस वैज्ञानिक ने। इसने परिभाषित किया कि बाहरी वातावरण के अंदर, देखिए एक दो स्टेप है ये। पहला स्टेप ये कह रहा है कि बाहरी वातावरण में होने वाले स्टिमुलाई के कारण, है ना, उद्दीपन के कारण क्या होगा कि तंत्रिका कोशिका के अंदर होने वाला रासायनिक और भौतिक चेंज है, उसमें एक प्रकार का केमिकल और फिजिकल चेंज हो जाएगा, जिसको हम फिजियोकेमिकल चेंज कहते हैं। इस चेंज के कारण क्या होगा, एक तंत्रिका के अंदर क्या उत्पन्न होगी, फंक्शनल वेव, एक तरंग के समान इस तरीके से वेव उत्पन्न होती है। उसको इसने कहा क्या, नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग। ये परिभाषा किसने दी, पोसर नामक वैज्ञानिक ने दी। अब बात करते हैं, एक दूसरा वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था गोथलिन। गोथलिन ने कहा कि तंत्रिका आवेग ऐसा प्रक्रम है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गोथलिन, ये आया अब एक साइंटिस्ट, गोथलिन ने क्या कहा कि तंत्रिका आवेग क्या है, तंत्रिका आवेग इस प्रकार का प्रोसेस है, या नर्व इंपल्स एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजियोकेमिकल चेंज देखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहा इसने, नर्व इंपल्स इज द प्रोसेस इन विच फिजिकल और केमिकल चेंजेस आर सीन, जिसमें फिजिकल या केमिकल चेंजेस, रासायनिक और फिजिकल जो है भौतिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। फंक्शनल वेव जैसी इसने कोई बात नहीं की, किसने, गोथलिन ने, जबकि प्रोसेसर ने इसको अच्छी तरीके से क्या किया, डिफाइन किया। चलिए अब अपन इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। ये तो हमने बात की थी कि तंत्रिका आवेग क्या है। अब तंत्रिका आवेग के बाद हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर्स, क्या क्या गुण हैं, गुण क्या क्या हैं, तंत्रिका आवेग के क्या क्या कैरेक्टर या गुण पाए जाते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो सामान्य तंत्रिका होती है वो केवल एक ही दिशा में गमन करती है। ठीक है, पहली बात, कैरेक्टर नंबर 1, मोनो डायरेक्शनल। ठीक है, मोनो डायरेक्शनल का मतलब है कि तंत्रिका आवेग जो होता है हमेशा, क्या कह सकते हैं हम, एक ही दिशा में गमन करता है, एक ही दिशा में गमन करता है। तंत्रिका आवेग, ध्यान रखना कि ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टर पहला मोनो डायरेक्शनल, तंत्रिका आवेग जब चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर बढ़ता है। अब डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे तो इधर हो सकता है, चाहे इधर हो सकता है, किसी भी दिशा के अंदर डायरेक्शन हो सकता है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि फिर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि इसको बीच में से तंत्रिका आवेग का बिल्कुल जो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसके बीच में से उसने क्या किया, इसको उत्तेजित किया। तो उसने देखा कि तंत्रिका आवेग का संचरण दोनों दिशाओं के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये उसने एक प्रयोग करके देखा, तो बराबर बराबर इसमें क्या हो रहा है, गमन हो रहा है। तो ऐसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि मोनो डायरेक्शनल होता है। जेम्स वैज्ञानिक थे, उसने बताया कि यदि किसी तंत्रिका को मध्य से उत्तेजित किया जाए तो तंत्रिका आवेग एक इलेक्ट्रिक वेव के रूप में तंत्रिका के दोनों सिरों की ओर क्या होता है, संवहनित होता है। इसको लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं। क्या नाम था वैज्ञानिक का, जेम्स। जेम्स ने क्या दिया, लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। ठीक है, ये जेम्स ने कहा। इसने कहा कि तंत्रिका जो कोशिका है उसको उसने बीच से इसने क्या किया, बीच से उद्दीप्त किया। तो इसने देखा कि जो फंक्शनल वेव है वो दोनों
तरफ क्या होगी, समान रूप से क्या हो रही है, वितरित हो रही है। तो इसको इसने जेम्स ने क्या कहा, सामान्य बात करें तो हम एक ही दिशा में गमन करता है और दिशा कोई भी हो सकती है, पहली बात है ना। तंत्रिका आवेग किसी भी दिशा में गमन कर सकता है, यानी मोनोडायरेक्शनल होता है। और इसको जेम्स ने क्या कहा, लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन, यानी कि फिर वो उस आवेग को आगे की तरफ क्या करता है, संवहनित करने का काम करता है। चलिए दूसरी बात करें, और तंत्रिका आवेग की क्या क्वालिटी होती है। तंत्रिका आवेग जो होता है, जब एक आवेग को प्रेक्षित होने के पश्चात एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जिसमें तंत्रिका तंतु पर उत्तेजन संवहन नहीं देखा जाता, इरेटिबिलिटी और कंडक्शन नहीं देखा जाता। ठीक है, तो एक देखिए हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये कैरेक्टर है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या चीज है, हम ये कह रहे हैं कि जब तंत्रिका तंतु पर तंत्रिका आवेग का जब संचरण हो रहा है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब उस पर तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं देखा जाता, एक ऐसी कंडीशन आती है, उसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार का उसमें इरेटिबिलिटी या कंडक्शन नहीं देखा जा सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान इरेटिबिलिटी और कंडक्शन या जिस कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, सॉरी आपको पता है उत्तेजनशीलता एवं संवहनता है ना। पहले आपको पता है तंत्रिका तंतु उत्तेजित होता है, उत्तेजित होने के बाद उत्तेजनाओं को आगे की तरफ संवहनित करता है, ये उसका कैरेक्टर होता है। तो एक कंडीशन तंत्रिका आवेग में जो हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका में ऐसी आती है कि उस पर जो कंडीशन होती है तंत्रिका आवेग का ना तो उत्तेजित होता है ना ही संचरित होता है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और मैमल्स में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना माना गया है, मैमल्स में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ये माना गया है 0.001 से 0.005 सेकेंड। एग्जाम्पल, मैमल्स में कितना है 0.001 से 0.005, ये जो है क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ये 0.001 से लेकर के 0.005 सेकेंड तक हो सकता है। ठीक है, अब अपन इसके बात करेंगे ऑल या नन रूल जो होता है तंत्रिका आवेग का, उसकी बात करेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि तंत्रिका आवेग जो होता है ये प्रारंभ होने के पश्चात तंत्रिका आवेग की गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यदि किसी न्यूरॉन को थ्रेशोल्ड उद्दीपन या इससे अधिक का मान दिया जाए तो वह न्यूरॉन अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्तेजना प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, देखिए ये जो यहाँ हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड ये कितनी है 0.0 से सेकंड प्रति सेकंड है ना। तो ये मैमल्स के अंदर हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात की, आपको बताया कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, कि ऐसा पीरियड या ऐसा समय होता है जिस दौरान तंत्रिका आवेग का ना तो उत्तेजित होता है, तंत्रिका कोशिका ना तो उत्तेजित होती है ना ही वो उत्तेजनाओं को आगे की तरफ क्या करती है, संवहनित करती है। ये कुछ कैरेक्टर हैं जो हम बात कर रहे हैं, तंत्रिका आवेग के कुछ कैरेक्टर्स की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऑल और नन रूल, पॉइंट नंबर 3, ऑल और नन रूल या रेस्पॉन्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तंत्रिका आवेग का एक गुण है। तंत्रिका आवेग का ये गुण है जो ये कहता है कि एक निश्चित थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई या देहली उद्दीपन या इससे अधिक का मान अगर तंत्रिका कोशिका को दिया जाए तो वो तंत्रिका कोशिका अपना जो है मैक्सिमम रेस्पॉन्स देती है ना। और फिर क्या होता है कि अगर इससे अधिक हम और जितना अधिक उस पर निर्भर नहीं करता इसका मान जो है, तंत्रिका जो रेस्पॉन्स देती है, तंत्रिका आवेग जो रेस्पॉन्स देता है, ये जो है इसका मान जो है
उस पर निर्भर नहीं करता। तो हम इसको इस तरीके से भी ऑल और नन रूल भी कहते हैं कि यानी कि तंत्रिका अपनी तरफ से एक निश्चित थ्रेशोल्ड का जो उसको स्टिमुलाई प्राप्त होता है उस दौरान वो अपनी तरफ से ऑल का मतलब पूरी तरीके से पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शित करने की कोशिश करती है, रेस्पॉन्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और नन रूल ऑल और नन है ना, ठीक है, पूर्ण क्षमता के साथ। और हम ये कह रहे हैं कि अगर उद्दीपन हम बहुत ज्यादा उद्दीपन दिया जाए तो भी ये क्या करती है, ये पूर्ण क्षमता, ये क्या करती है, या तो पूरी क्षमता से उत्तेजित होता है या बिल्कुल ही उत्तेजित नहीं होगा, चाहे कितना भी हम उसको दे दें। इसको साधारण भाषा में अपन कहते हैं ऑल और नन रेस्पॉन्स, है ना। ऑल और नन रेस्पॉन्स का मतलब हो गया या तो वो अपनी पूर्ण क्षमता से उत्तेजित होगा या बिल्कुल ही उत्तेजित नहीं होगा, चाहे आप कितना भी उसमें क्या कर दो, स्टिमुलाई को या उद्दीपन की दर को बढ़ा दो। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि तंत्रिका आवेग जो है प्रारंभ होने के पश्चात तंत्रिका आवेग की गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो हम कह सकते हैं नर्व इंपल्स की या तंत्रिका आवेग की गति स्टिमुलाई पर निर्भर नहीं करती, या स्टिमुलाई की हम कह सकते हैं स्टिमुलाई की इंटेंसिटी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती कि उद्दीपन बहुत ज्यादा प्रभावी या बहुत ज्यादा हैवी उद्दीपन अगर दिया जा रहा है तो उस पर निर्भर नहीं करती तंत्रिका आवेग की गति। ठीक है, ये निर्भर किस पे करती है, अगर आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई दिया है, सामान्य जितना होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई या इससे अधिक का अगर आप दे रहे हैं तो उस पर वो अपनी तरफ से पूर्ण क्षमता से उत्तेजित होने का या रेस्पॉन्स देने का प्रयास करता है या बिल्कुल ही उत्तेजित नहीं होता। इसको अपन कहते हैं ऑल और नन रेस्पॉन्स। तो हमने कैरेक्टर पढ़े, देखा हमने इस तरीके से। और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं इसमें, तंत्रिका आवेग के वेग पर उद्दीपन की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं होता। मेडुलर तंतु में तंत्रिका आवेग को नॉन मेडुलेटेड तंतु की अपेक्षा अधिक होता है ना। हम कह सकते हैं मनुष्य के लिए मेंढक सामान्य तंत्रिका आवेग 30 मीटर प्रति सेकंड तक भी होती है। मनुष्य के संवेदी चालक न्यूरॉन में यह गति 120 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें तो तंत्रिका आवेग की वेलोसिटी पर उद्दीपन की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या कैरेक्टर है, उद्दीपन की तीव्रता का तंत्रिका आवेग पर उद्दीपन की तीव्रता का या तंत्रिका आवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हम यही बात कर रहे हैं उद्दीपन की जो तीव्रता है कि उद्दीपन अगर तंत्रिका आवेग की वेलोसिटी तेज नहीं होती, इससे अगर हम तेज उद्दीपन देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तंत्रिका आवेग बहुत तेजी से या उसका वेग बढ़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं होगा इसमें तंत्रिका आवेग। और अगर मनुष्य की बात करें हम, मनुष्य का जो सेंसरी मोटर न्यूरॉन होता है उसमें 120 मीटर प्रति सेकंड इसकी वेलोसिटी होती है। तंत्रिका आवेग का वेग जो होता है वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स इन ह्यूमन मोटर और सेंसरी न्यूरॉन कितना होगा, जो कह रहा है 120 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये 120 मीटर प्रति सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, ये 120 मीटर प्रति सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे देखो दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, आपको मालूम है, सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी
तंत्रिका कोशिका, और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं प्रेरक। सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन क्या होते हैं? ये सूचनाओं को इफेक्टर ऑर्गन से यानी बाहर से सूचनाओं को ग्रहण करके कहाँ ले जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज ले जाते हैं, वो संवेदी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, उनमें गति कितनी होती है, वेग कितना होता है तंत्रिका आवेग का? 120 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसका कैरेक्टर क्या है कि उद्दीपन की, ये तंत्रिका आवेग की जो गति होती है ये उद्दीपन पे डिपेंड नहीं करती कि उद्दीपन अगर तेज होगा तो वेग भी तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेग निश्चित है। देखिए 120 मीटर प्रति सेकंड है। चाहे तंत्रिका, दो तरह का न्यूरॉन बता रहा हूं मैं आपको, संवेदी न्यूरॉन, उनमें भी 120 मीटर प्रति सेकंड है तंत्रिका आवेग की गति। और जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन या प्रेरक न्यूरॉन कौन सा होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कहाँ ले जाता है? इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाता है ना। जैसे हमारे हाथ के अगर यहाँ से हम माने तो ये इफेक्टर ऑर्गन है, अगर इफेक्टर ऑर्गन तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जो ले जाएगा मोटर न्यूरॉन, और यहाँ से जो मैसेज ले जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वो कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। तो हमने ये कुछ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके मुख्य मुख्य न्यूरॉन के जो हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं, इस कैरेक्टर के द्वारा हम पता लगा रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि तंत्रिका आवेग कितने विशिष्ट प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। तो तंत्रिका आवेग का संचरण पढ़ने से पहले अपनों को इसकी क्या है, इसकी गति के बारे में भी क्या होना चाहिए, या इसके गुणों के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे कि तंत्रिका को जो है कई भौतिक और रासायनिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे तंत्रिका पर दबाव पड़ने से तंत्रिका को ठंडा करने है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तंत्रिका आवेग पर जो है क्या कह रहे हैं हम, तंत्रिका आवेग पर बाह्य जो है कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि से क्या होता है कि तंत्रिका आवेग जो होता है इसका क्या हो जाता है, अवरोधन हो जाता है, इनिबिशन हो जाता है। तो ईथर एंड क्लोरोफॉर्म इनिबिट नर्व इंपल्स। तो ये भी एक कैरेक्टर है। हम कह सकते हैं कि बाह्य जो कारक हैं, ये देखिए ईथर और क्लोरोफॉर्म जो है तंत्रिका आवेग का क्या कर सकते हैं, अवरोधन कर सकते हैं। इसलिए अवरोधन, या हम कह सकते हैं इसको इनिबिशन कर सकते हैं। और तंत्रिका आवेग पर से अवरोधन का कारक हटा देने पर उसकी क्रियाशीलता पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जैसी इनको ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि ये क्या करते हैं, इनिबिट करने का काम करते हैं, तंत्रिका अवरोधन को रोकने का काम करते हैं। लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए, इन कारकों को हटा दिया जाए तंत्रिका पर से, सपोज कीजिए ईथर और क्लोरोफॉर्म को, तो ये दोबारा से क्या होता है, तंत्रिका आवेग क्या हो जाता है, दोबारा से रीफंक्शनल हो जाता है। तो देखिए तंत्रिका आवेग का गुण देखिए आप, है ना। हम गुणों की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये सब कैरेक्टर्स हैं कि कैसे कैसे तंत्रिका आवेग विशिष्ट प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। तो ये भी इसमें एक प्रकार का गुण है कि ईथर और क्लोरोफॉर्म जब इसको दिए जाते हैं तो ये क्या करता है, तंत्रिका आवेग रुक जाता है, इनिबिट हो जाता है, अवरोधन हो जाता है। लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए तो वापस से रीफंक्शनल होने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है, हम ये कह रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, तंत्रिका आवेग का गुण है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं इसके। और देखिए ये भी हो सकता है कि तंत्रिका आवेग के निरंतर संवहन हेतु लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और तंत्रिका को लगातार ऊर्जा मिलने से क्या होता है, इसमें फैटिग या थकान देखी जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से लगातार संवेदना देने पर अनेक तंत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बात में, देखिए ये मैंने जो आपको अभी कैरेक्टर बताया, ये कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है
इसमें हम ये कह रहे हैं कि तंत्रिका आवेग को संचरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, इसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, एब्सेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या लगातार तंत्रिका आवेग चल रहा है या तंत्रिका कोशिका काम कर रही है, तो एक कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं थकान, फैटिग। ठीक है, हम कह रहे हैं लगातार कार्य करने पर तंत्रिका कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम कह रहे हैं एनर्जी की यानी ऊर्जा की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऊर्जा की जब कमी हो जाएगी तो उसके अंदर तंत्रिका कोशिका में एक कंडीशन उत्पन्न होगी जिसको हम कहेंगे थकान, फैटिग। देखिए ये वर्ड जो है फैटिग या थकान, थकान उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी तंत्रिका कोशिका के गुण है कि हम उससे लगातार कार्य नहीं करवा सकते। वो एक कंडीशन में एक ऐसी आ जाती है जब उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो पेशी थक जाती है, फिर आप उससे कोई भी काम नहीं करा सकते। जैसा हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अधिक काम करते रहते हैं, किसी जैसे आप पानी भर के पौधों में डाल रहे हैं बाल्टी से, है ना, हैंडपम्प से खींच के, तो आप लगातार ये काफ़ी देर तक करते जा रहे हैं, लगातार आप अपनी मसल्स को, तंत्रिकाओं को क्या कर रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं। तो क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब आपकी मसल्स या जो है ये रेस्पॉन्स देना पूरी तरह से बंद कर देती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं फैटिग, है ना। अगर पेशियों की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, थकान वाला जो गुण होता है ये इसमें उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं कि इसमें बहुत सारे और भी अन्य कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य जो हमने बात बताई आपको कि मुख्य रूप से ये कैरेक्टर जो है देखने को हमें मिलते हैं। तो यहां फिर अपन आज बात करेंगे इस तरीके से। आपको आज हमने क्या बताया कि नर्व इंपल्स के बारे के अंदर तंत्रिका आवेग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आज हमने दी। उसके और भी कई कैरेक्टर हो सकते हैं, बट अपनों ने मुख्य जो कैरेक्टर हैं उसकी हमने बात की। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूरॉन कितनी प्रकार के हैं, क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।